नमस्कार। वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं केंद्रीय बल के बारे में कि केंद्रीय बल क्या होता है। केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। तो केंद्रीय बल के बारे में जानें उससे पहले अपने जो साधारण जीवन में जो जिन जिन स्थितियों से अपन गुजरे हैं उनके बारे में बात करें। जैसे गाड़ी का जो टायर है, या इससे पहले ये देख लें कि एक धागे को अपन ने पत्थर बांध के और इस तरीके से घुमाया होगा। इस तरीके से घुमाते हैं तो जिस जिस माध्यम में वो चारों तरफ रोटेट करता है, जिस माध्यम में वो चारों तरफ रोटेट करता है, जो सतह एक तरीके से जो बनती है, जो स्थिति अपने पास में हो, जो गोल चक्र जो अपने पास में बनता है, वो गोल चक्र धागे के एक छोर को स्थिर रखते हुए उस पर अपन ने बल लगाया है, जिसकी वजह से वो उस गोल चक्र में घुमा है। तो जो ये बल अपन ने लगाया है, ये बल कहलाता है केंद्रीय बल। और ये जो बिंदु है, ये बिंदु कहलाता है इसका नियत बिंदु, या बल केंद्र बोलते हैं इसको। जब कोई कण किसी ऐसे बल के अधीन गमन करता है जिसकी दिशा एक नियत बिंदु की ओर हो, जैसे अपन ने इस छोर को स्थिर रखा था, एक छोर पे कुछ पत्थर बांध रखा है, तो पत्थर बांध के ऐसे जो अब हम घुमा रहे हैं, तो इस नियत भाई कण पर लगने वाला ऐसा बल जिसके एक छोर को जो एक निश्चित दिशा में या नियत बिंदु पर गति करे, नियत दिशा में गति करे, तो वो कहलाता है केंद्रीय बल। तो इस केंद्रीय बल की वजह से ही वो जो पत्थर है वो गोल रोटेट करता है। वो चारों तरफ गोल रूप में रोटेट तभी होगा जब उसको एक सिरे को स्थिर रखेंगे और उस पर बल लगाए। जैसे गाड़ी का या साइकिल का जो टायर है, साइकिल के टायर में वो जो बीच वाली स्थिति है जिससे आरे जुड़े हुए हैं, जिससे उसके जो आरे हैं वो जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से ये जो मध्य स्थिति है इसे ही बोलते हैं बल केंद्र। बल केंद्र। और इस पर जो बल लगता है, जो बल लगता है जिसकी वजह से कण या पिंड में गति उत्पन्न होती है, गति उत्पन्न होती है, वो कहलाता है केंद्रीय बल। किसी पिंड पर ऐसा बल जिसके माध्यम से कण एक नियत बिंदु की ओर गति करता है, अर्थात ये जो सतह है, इस सतह की वजह से ये जो कण है, अर्थात ये जो टायर है, वो रोटेट अवस्था में घूमता है। क्योंकि अगर इस केंद्र बिंदु की अगर स्थिति थोड़ा परिवर्तित करते हैं, इस केंद्र बिंदु की स्थिति जैसे ही आप थोड़ी परिवर्तित करोगे, इसमें एक तरीके से जैसे पहले जो ये बिंदु था वो मिड सेंटर में था, लेकिन अब अगर इसकी स्थिति बदल दें कि अर्थात उसको थोड़ा साइड में कर दें, तो जो गति है वो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन गति कर पाना उसका मुश्किल है, अर्थात वो पथ नहीं बन पाएगा जो मिड स्थिति में बनता था। तो एक तरीके से किसी कण को सेम स्थिति में, चारों तरफ सेम स्थिति में गति करवाने के लिए उस नियत बिंदु पर जो बल लगता है वो बल कहलाता है केंद्रीय बल, और वो नियत बिंदु कहलाता है बल केंद्र, जहां से अपन उस माध्यम में बल लगा रहे हैं। या फिर बचपन में अपन ने जिसको फिरकली बोलते हैं वो बनाई होगी, उसके मध्य में जो है, उसके मध्य में दो जो सुराख निकाले जाते थे वो बिल्कुल मिड स्थिति में निकाले जाते थे, बिल्कुल मिड स्थिति में निकाले जाते थे। और इनमें जो धागा लगाया जाता था, उस धागे को भी एक तरीके से बांधने के बाद जो ये फिरकली है इसको बिल्कुल मध्य स्थिति में रखा जाता था। मध्य स्थिति में रखे और फिर इनमें बल लगाएंगे तो ये घूमने के बाद में जब खींचा जाता था तभी वो घूमती थी। अदरवाइज अगर इन दोनों की स्थितियां आप बदलोगे तो इस पर केंद्रीय बल अच्छे से लग नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो उस माध्यम में गति नहीं कर पाएगी। तो केंद्रीय बल की परिभाषा लिखें, किसी कण पर लगने वाला ऐसा बल जिसकी वजह से
कण एक नियत बिंदु की ओर गति करता है या नियत माध्यम में गति करता है, केंद्रीय बल कहलाता है। वो जो नियत बिंदु है वो नियत बिंदु बल केंद्र कहलाता है। अब आती है सकेंद्र कक्षा। सकेंद्र कक्षा, ये सकेंद्र कक्षा क्या होती है? अब सकेंद्र कक्षा की बात करें तो कण पर बल लगाया, तो ये जो टायर है, इस टायर की जो ये भार वाली स्थिति है, जिस सतह में वो गति कर रहा है, जिस सतह को वो बार बार दोहरा रहा है, वो सतह कहलाती है सकेंद्र कक्षा। जिस सतह में कण बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है वो सतह कहलाती है सकेंद्र कक्षा। अब अपन ने इसमें कुछ कण की गति जो है, अगर बेसिक बात करी जाए कण की गति की, कण की गति क्या होती है? कण की गति क्या होती है? अगर गति के बारे में देखें तो कण की स्थिति में परिवर्तन, कण की स्थिति में परिवर्तन जो है वो ही कण की गति कह सकते हैं। कण की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? कण की गति कहलाता है। कुछ मुख्य एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कि एक कण ऐसे त्वरण सहित समतल में गतिमान है, एक कण ऐसे त्वरण सहित समतल में गतिमान है जिसकी दिशा सदैव समतल में एक स्थिर बिंदु की ओर रहती है। एक कण ऐसे समतल में गतिमान है, त्वरण सहित समतल में गतिमान है जिसकी दिशा सदैव एक स्थिर बिंदु की ओर रहती है। पथ का अवकल समीकरण ज्ञात करो। उसके पथ का अपने को अवकल समीकरण ज्ञात करना है। जैसे अपने पास में बिंदु O है, O कोई स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु या नियत बिंदु कह दें, नियत बिंदु। OX जो है एक तरीके से इसकी प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक रेखा जहां से वो गति करना शुरू करेगा। एक तरीके से ये कहें कि एक धागे के एक सिरे पर पत्थर बांधा है, एक सिरे को मुक्त अवस्था में छोड़ा है, तो जो मुक्त अवस्था में छोड़ रखा है वो सिरा अपने पास में स्थिर बिंदु या नियत बिंदु है, और जिस पर अपन ने पत्थर बांध रखा है वो स्थिति है। अब इसको घुमा रहे हैं। अगर टी टाइम के बाद में बिंदु जो है, धागा जो है में बिंदु इस पी पर है, टी टाइम के बाद में धागा बिंदु पी पर है जिसके जो ध्रुवीय निर्देशांक है उसके ध्रुवीय निर्देशांक हैं आर और थीटा। टी टाइम के बाद में इस स्थिति में है, ये जो गति करेगा एक तरीके से एक कारो की शेप में गति करेगा, कारो की शेप में, अर्थात इस तरीके से कारो की शेप में गति कर रहा है। ये कारो की शेप में अगर गति कर रहा है तो अगर इसकी ध्रुव से स्थिति देखी जाए, ये स्थिति है बिंदु P। अब इसने बोला है कि एक कण ऐसे त्वरण सहित समतल में गतिमान है जिसकी दिशा सदैव समतल के स्थिर बिंदु की ओर होगी। त्वरण की जो दिशा है वो त्वरण की दिशा समतल के स्थिर बिंदु, अर्थात जहां से अपन केंद्रीय बल लगा रहे हैं उस स्थिर बिंदु की ओर है। तो कण जो है टी टाइम के बाद की स्थिति ये है, P बिंदु पर है, तो त्वरण की जो दिशा है वो त्वरण की दिशा इस बिंदु O की ओर है, अर्थात ये रही त्वरण की दिशा। वो जो त्वरण लग रहा है उस त्वरण को अपन ने कह दिया ये त्वरण है कैपिटल P। ये त्वरण अपने पास में कैपिटल P है, प्रारंभिक अक्ष से कोण बना रहा है, थीटा कोण बनाते हुए वो निकल रहा है। इतनी स्थिति अपने पास में है। इसने जितना बोला है वहीं तक अपन ने किया है कि कण त्वरण से समतल में गति कर रहा है और त्वरण की जो दिशा है सदैव स्थिर बिंदु की ओर है, ये स्थिति अपने पास में है। इसका पथ का अवकल समीकरण ज्ञात करो। इसका पथ कैसा होगा उस पथ का अवकल समीकरण अपने को बताना है। तो अवकल समीकरण के लिए अगर बात करी जाए अब, तो माना O स्थिर बिंदु है, OX प्रारंभिक रेखा होगी, टी टाइम के बाद में कण बिंदु P पर है जिसके ध्रुवीय निर्देशांक अपने पास में क्या है, R और थीटा है। ध्रुवीय निर्देशांक इसके R और थीटा है। बिंदु P पर त्वरण की दिशा जो है, बिंदु P पर त्वरण की दिशा नियत बिंदु O की ओर है, अर्थात इस पर क्रियाशील जो त्वरण है या कार्यशील जो त्वरण है वो अपने पास में क्या है, P है।
अब इस पर कार्यशील या क्रियाशील जो त्वरण है वो जो काम करेगा, जब दो त्वरण होंगे, एक तो होता है अरीय त्वरण और एक होता है अनुप्रस्थ त्वरण। अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। अरीय त्वरण जो है वो अरीय त्वरण या तो बिंदु P की दिशा में या इसके विपरीत दिशा में लगता है। अगर P की दिशा में लग रहा है तो त्वरण की दिशा पॉजिटिव है, और P के विपरीत दिशा में लग रहा है तो त्वरण की दिशा हो गई नेगेटिव। ये तो हो गया अरीय त्वरण। अब अगर बात करी जाए अनुप्रस्थ त्वरण की, तो इस बिंदु P के लंबवत त्वरण, बिंदु P के लंबवत त्वरण, अरीय त्वरण जो है इसका फॉर्मूला है d2r अपॉन में dt स्क्वायर माइनस r स्क्वायर r थीटा डॉट, अर्थात डी ऑफ थीटा अपॉन में dt। ये तो अरीय त्वरण है। और अनुप्रस्थ त्वरण 1/r डी अपॉन में dt r स्क्वायर थीटा डॉट, अर्थात डी ऑफ थीटा अपॉन में dt। अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण है। अपन अनुप्रस्थ त्वरण की बात कर रहे थे। अनुप्रस्थ त्वरण की अगर बात करें, जैसे ही धागा अपने पास में घूम रहा है, अब उसके लंबवत त्वरण लगाओ। अगर धागा जिधर घूम रहा है उसके लंबवत त्वरण लगाओगे तो ये धागे को गति करने नहीं देगा, क्योंकि यहां जो त्वरण क्रियाशील है कोई केवल एक ही त्वरण क्रियाशील है जिसकी वजह से धागा गति कर रहा है, अर्थात उस त्वरण की दिशा है इस नियत बिंदु की ओर। अगर इसके लंबवत त्वरण अपन लगाते हैं तो ये धागा गति नहीं कर पाएगा, और गति नहीं कर पा रहा तो ये स्थिति नहीं बन पाएगी अपने पास। तो इस स्थिति में जो अरीय त्वरण जो है वो अरीय त्वरण अपने पास में d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d ऑफ थीटा अपॉन में dt, इसका मान तो अपने पास में है, या तो इसके अनुदिश होगा या इसके विपरीत दिशा में होगा। अनुदिश है तो पॉजिटिव, विपरीत दिशा में है तो नेगेटिव। तो यहाँ त्वरण की दिशा क्या है, त्वरण अपने पास में P है जो कि नियत बिंदु की ओर लग रहा है, अर्थात ये है अपने पास में माइनस P। तो अरीय त्वरण का मान तो माइनस P। बात करी जाए अनुप्रस्थ त्वरण की, तो अनुप्रस्थ त्वरण लंबवत लगता है, और मैंने बताया है कि अगर लंबवत बल लगाओगे तो लंबवत इसको गति नहीं करने पर देगा, और गति नहीं करेगा तो केंद्रीय बल ही काम नहीं आएगा, और बल काम नहीं आएगा तो अवकल समीकरण का पथ नहीं बनेगा। तो अपने को इसने दे रखा है कि केवल एक ही त्वरण काम में आ रहा है, वो केवल अरीय त्वरण है, और वो अरीय त्वरण भी लग रहा है नियत बिंदु की ओर। तो अनुप्रस्थ त्वरण का मान उस स्थिति में अपने पास में आ गया 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इसमें आगे अपने को समीकरण का पथ निकालना है, तो इसको 1/r डी अपॉन में dt है, 1/r को 0 की तरफ भेजा तो d अपॉन में dt r स्क्वायर डी ऑफ थीटा अपॉन में dt बराबर में 0, या ये लिखें कि d r स्क्वायर डी ऑफ थीटा अपॉन में dt बराबर में r स्क्वायर डी ऑफ थीटा अपॉन में dt बराबर 0। अब इसका समाकलन अगर अपन करते हैं तो समाकलन की स्थिति में ये जो मान अपने पास में आता है, समाकलन की स्थिति में अपने पास में समाकलन अगर इसका किया जाए तो समाकलन आ गया r स्क्वायर डी ऑफ थीटा अपॉन में dt बराबर 0 इंटू टी प्लस में समाकलन गुणांक, तो समाकलन गुणांक को कह दिया स्मॉल h, अर्थात r स्क्वायर डी ऑफ थीटा अपॉन में dt बराबर में स्मॉल h। समीकरण नंबर आ गया 3। अपने पास में ये मान आ चुका। अब आगे अगर अपने को मान निकालना है तो चूंकि कण जो है ध्रुवीय निर्देशांक इसके ये थे, ध्रुवीय निर्देशांक अपने पास में r और थीटा है, तो इसमें r के जगह माना r बराबर में 1/u, r बराबर है 1/u, r बराबर 1/u है। समीकरण नंबर आ गया 4, r बराबर 1/u। अब जो r है वो r समय t और कोण थीटा दोनों पर निर्भर कर रहा है। r का जो मान है टाइम t और कोण जो है वो थीटा दोनों पर निर्भर कर रहा है। इसका टाइम के सापेक्ष अवकलन करो, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर
समय के सापेक्ष अवकलन करने पर dr अपॉन में dt बराबर dr अपॉन में dt बराबर, यहां अगर अपन देखें तो इसका मान अपने पास में हो गया -1/u² डी ऑफ थीटा, डी यू का किया तो डी यू अपॉन में dt, -1/u² डी यू अपॉन में dt। भाई r बराबर में था अपने पास में 1/u, समय के सापेक्ष अवकलन किया तो dr अपॉन में dt बराबर में -1/u², u का किया तो t के सापेक्ष du अपॉन में dt, ये मान अपने पास में आ गया। अब चूंकि अपने को पता है r जो है वो u का पद है, r का मान जो है वो u के पदों में निकाल रहा है, r जो है वो टाइम और थीटा दोनों पे निर्भर कर रहा है, तो थीटा भी जो है वो जो u है ये u भी टाइम और थीटा दोनों पर निर्भर करेगा। तो इसको अपन ने लिखा -1/u² du अपॉन में dt, डी ऑफ थीटा से गुणा कर दिया, डी ऑफ थीटा से भाग कर दिया, डी ऑफ थीटा से गुणा और डी ऑफ थीटा से भाग किया तो -1/u² du अपॉन डी ऑफ थीटा और डी ऑफ थीटा अपॉन में dt, डी यू के बटा में डी ऑफ थीटा ले गए, डी ऑफ थीटा के बटा में आ गया dt, तो -1/ डी ऑफ थीटा अपॉन में dt का मान पिछले समीकरण में अगर देखें तो डी ऑफ थीटा अपॉन में dt, डी ऑफ थीटा अपॉन में dt समीकरण नंबर 3 से निकाल सकते हैं कि डी ऑफ थीटा अपॉन में dt बराबर में h/r², इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 3। तो डी ऑफ थीटा अपॉन में dt का मान आ गया h/r², तो यहां चूंकि डी ऑफ थीटा अपॉन में dt बराबर में h/r², ये मान यहां रखें du अपॉन में डी ऑफ थीटा और h/r²। अब चूंकि r बराबर में 1/u है, r बराबर अपने पास में 1/u है, तो यहां रखोगे तो 1/u² ऊपर चला जाएगा, u² से u² कट गया, ये मान आ गया, अर्थात 1/u² du अपॉन में डी ऑफ थीटा इंटू h, r के जगह 1/u है तो r² बराबर वो r² बराबर 1/u², तो 1/u², तीसरी संख्या चली जाती है ऊपर, u² से u² कट गया, -h du अपॉन में डी ऑफ थीटा, ये मान आ गया अपने पास में dr अपॉन में dt का, समीकरण नंबर 5। फिर से इसका t के सापेक्ष अवकलन करो, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः t के सापेक्ष अवकलन किया तो d2r अपॉन में dt², अर्थात d अपॉन में dt, dr अपॉन में dt का t के सापेक्ष अवकलन वो आ गया d2r अपॉन dt² बराबर बराबर d अपॉन में dt -h du अपॉन में डी ऑफ थीटा, अर्थात -h ये तो अचर पद है, d अपॉन में dt du अपॉन में डी ऑफ थीटा। अब u का थीटा के सापेक्ष अवकलन हो रखा है तो वही प्रोसेस, डी ऑफ थीटा से गुणा कर दो, डी ऑफ थीटा से भाग कर दिया, d के बटा में डी ऑफ थीटा ले लेंगे तो d अपॉन में डी ऑफ थीटा du बटा डी ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा अपॉन में dt, तो ये मान तो आ गया -h du अपॉन डी थीटा का पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन d2u अपॉन में डी ऑफ थीटा का स्क्वायर, और डी ऑफ थीटा अपॉन में dt का मान यहां से है h/r², h/r², तो -h² 1/r, r बराबर 1/u है तो 1/r² बराबर में 1/u², तो 1/1u² है तो u² ऊपर चला गया, d2u अपॉन में डी ऑफ थीटा का स्क्वायर बराबर में आ गया d2r अपॉन में dt²। अब अपने पास में dr अपॉन में dt का मान भी है, d2r अपॉन dt² का मान भी है और डी ऑफ थीटा अपॉन में dt का मान भी है, ये सारे मान उठाने हैं और समीकरण नंबर 1 में रखना है, अर्थात अर्यत्वर्ण का जो फॉर्मूला था अपने पास में d2r अपॉन dt² माइनस r डी ऑफ थीटा अपॉन में dt बराबर में -p, इसमें सारे मान रखने हैं। अगर यहां रखें, क्योंकि समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से d2r अपॉन में dt² माइनस r डी ऑफ थीटा अपॉन में dt का होल स्क्वायर बराबर में -p है,
अब अपने पास में d2r अपॉन dt स्क्वायर का मान भी है, d ऑफ थीटा अपॉन में dt का मान भी है, ये मान उठाएं और रख देंगे, और r का मान भी अपने पास में है। तो ये मान रखा, d2r अपॉन में dt स्क्वायर का मान है माइनस h स्क्वायर u स्क्वायर d2 u अपॉन में d ऑफ थीटा का स्क्वायर, माइनस r का मान अपने पास में है 1/u, तो 1/u डी ऑफ थीटा अपॉन में dt का मान है h/r स्क्वायर, स्क्वायर करोगे h/r स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर माइनस p। इन तीनों पदों से माइनस चिन्ह तो कॉमन है, तो माइनस इन दोनों से कॉमन लिया, यहां से माइनस आ गया, इधर बराबर की तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, h स्क्वायर u स्क्वायर d2u अपॉन में डी ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस 1/u एच स्क्वायर 1/r की पावर 4, ये r की पावर 4 बराबर में p, r की पावर u बराबर में है, r बराबर 1/u है, तो r की पावर 4 बराबर में हो गया 1/r की पावर 4, तो ये एच स्क्वायर u स्क्वायर d2u अपॉन में डी ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस 1/u एच स्क्वायर u की पावर 4 बराबर में p, या फिर एच स्क्वायर यू स्क्वायर d2u अपॉन में डी ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस एक पावर कम हो गई, तो एच स्क्वायर यू की पावर 3 बराबर p, दोनों से एच स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एच स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद में तो वहां तो बच गया d2u अपॉन में डी ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ u की पावर 3 है, तो u बराबर में p, अर्थात d2u अपॉन में डी ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस u बराबर p/h स्क्वायर यू स्क्वायर। ये जो समीकरण अपने पास में आया है, ये समीकरण है भाई सेकेंद्र कक्षा में कण गति कर रहा है तो उसका अवकल समीकरण है। जैसे ही इस पथ में कोई अगर कण गति कर रहा है इस रूप में अगर कण गति कर रहा है तो इससे जो पथ बन रहा है उस पथ का अवकल समीकरण d2u अपॉन में डी ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस p प्लस u बराबर में p/h स्क्वायर यू स्क्वायर अवकल समीकरण का पथ कहलाता है। तो आशा करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।